जम्मू श्रीनगर हाईवे कल भी यातायात के लिए रहेगा बंद। जगह जगह भूस्खलन और बर्फबारी के कारण लिया गया फैसला। लोगों से सफर पर न निकलने की गई अपील। बारामूला में टीआरएफ के 2 ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार। हथियार भी बरामद। हथियार और गोला बारूद को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने की मिली थी जिम्मेदारी। और कश्मीर घाटी में बर्फ के रूप में बरसा कुदरत का कहर। राहत कार्यों पर लोगों ने उठाए सवाल। जम्मू सहित अन्य मैदानी इलाकों में बारिश से हुआ ठंडक का एहसास। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कश्मीर घाटी को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाला जम्मू श्रीनगर हाईवे कल यानी वीरवार को भी यातायात के लिए बंद रहेगा। रामबन में कैफेटेरिया मोड़ पर हुए भूस्खलन की वजह से रामबन और बनिहाल के बीच पहाड़ों से लगातार गिर रहे मलबे और यहां नवयुग टनल व काजीकुंड के बीच हुई बर्फबारी के कारण ये फैसला लिया गया। ट्रैफिक विभाग ने लोगों से वीरवार को जम्मू से श्रीनगर या फिर श्रीनगर से जम्मू की ओर सफर न करने की अपील की है। और बर्फबारी कई और जगहों पर भी यहां पर हो सकती है और भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे आज सुबह यातायात के लिए बंद कर दिया गया था। आज भी दिन भर यहां हाईवे पर यातायात बंद रहने से रास्ते में फंसे हुए कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो बारामूला में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए आतंकियों तक हथियार पहुंचाने के काम में यहां जुट गए हैं। और आपको ये बताते चले कि ये जुटे हुए 2 मददगारों को आज गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों मददगारों की पहचान इम्तियाज अहमद और मुनीर अहमद, दोनों निवासी खाचादारी जैनपुरा के रूप में की गई है, जिनका ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया जा रहा है। और लश्कर तैयबा के मखोटा संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी टीआरएफ के साथ इनका पूरी तरह से लिंक जो है बताया गया। और इन दोनों आतंकियों के पास से AK-47 राइफल के 60 के साथ नहीं यहां 40 राउंड बरामद किए गए हैं। और पूछताछ के दौरान इन दोनों ने कबूला है कि टीआरएफ के लिए ये काम कर रहे थे और उन्हें हथियार व गोला बारूद एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने की जिम्मेदारी इन्हें ही सौंपी गई थी। बारामूला पुलिस सेना की यहां 46 राष्ट्रीय राइफल्स और SSB की दूसरी बटालियन और CRPF है, उसकी 53वीं बटालियन ने इन दोनों को आज जैनपुरा खदनियार लिंक रोड पर लगाए गए नाके के दौरान पकड़ लिया है। तो कश्मीर घाटी सहित जम्मू कश्मीर के कई अन्य ऊपरी इलाकों में आज हुई ताजा बर्फबारी लोगों के लिए आफत साबित हो गई है। कश्मीर घाटी में श्रीनगर सहित कई अन्य जिलों में बर्फ गिरने से कई रास्ते बंद हो गए हैं और लोगों का घरों से निकलना मुहाल हो गया है। कश्मीर में सड़कों से बर्फ हटाने के लिए प्रशासन का अमला हालांकि एक्शन में दिखाई दिया है, लेकिन लोगों ने इस एक्शन पर कई सवाल उठा दिए हैं। और कुल मिलाकर कश्मीर घाटी में बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है और लोगों का यहां आम जनजीवन काफी हद तक प्रभावित हुआ है। श्रीनगर एयरपोर्ट से आज कुछ उड़ानें भी बाधित हुई हैं और बर्फबारी का रेल यातायात भी पूरी तरह से आप देखिए किस तरह से ठप होता हुआ नजर आया। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया, जिसकी वजह से रेल यातायात पर भी इसका असर देखा गया। तो और आपको ये भी बताते चले कि बर्फबारी की वजह से इलाकों में बिजली भी गुल रहने से लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ी। मैं अंदर से 3 किलोमीटर लेके गाड़ी को धक्का दे के आ रहा हूँ। वो ये बाईपास साफ है, क्यों यहाँ से MLA आएंगे। गरीब का ख्याल नहीं है इनको। अंदर अगर कोई कैजुअली यहाँ पे कल ही मर गया एक आदमी, गुलान भी घिनाई, तो आप देखिए उधर आने वाले था उनको मुश्किलात हो गया। वो अगर ये रोड साफ है, इनको पहले अंदर वाला रोड करना है साफ, लोगों को देखना है, इनको तकलीफ मत है। उस दिन पेशिंग हुई थी, बर्फ हो जाएगा, इन्होंने वीडियो ये इधर टीवी पे दिखाया, हमने मशीनें रेडी रखी है, वो रेडी है कि वो मशीनें कहाँ हैं इस वक्त? आप मुझे बताओ। सुबह से 8 बजे तो मशीनें निकलनी जाए, मुलाजिम निकलने जाए। दाए ये करते हैं बड़े बड़े बुलंदे फिर आगे लोगों को ठगते हैं। इनको शॉर्टकट में यहाँ पे पैसा कमाना है और यहाँ पे कुछ लोगों की सहूलियतें इधर देखते नहीं। आप देखो अंदर, आप 3 किलोमीटर से मैं पैदल आ रहा हूँ नीचे। स्नो क्लियरेंस मिशन आई नहीं, बर्फ हटाया नहीं गया। ये देखिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। हमें ऑफिस जाना है, मैं अब हाफ डे के लिए ज्वाइन कर रहा हूँ ऑफिस। ये देखिए हाल क्या है इधर का। जमीनी सतह पे कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ दावे होते हैं। मुश्किलात कितने लग रहे हैं? बहुत मुश्किलात हैं। ना पावर है कल से, ना कुछ है, ना सड़कें साफ की है। तो मेरी गाड़ी बंद है, मुझे गाड़ी में जाना होता है ऑफिस रोज, तो मैं अब जाऊंगा सोमो में। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं
कि लोगों को सुविधाएं दीजिए और लोग मुश्किलात में हैं, इनको फैसिलिटीज दीजिए, सड़कों से बर्फ हटाइए। मुझे अहमद हॉस्पिटल पे जाना था, बट बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे चलने में, क्योंकि यहाँ पे रोड की फैसिलिटी बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि अभी बर्फ भी नहीं उठा है यहाँ पे। और अगर बिजली की बात करी जाए तो बहुत दिक्कत होगा। इंतजाम से यही अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जल्द से जल्द ये उठाया जाए। तो बात करें अगर जम्मू की, तो यहाँ पे बीती रात से हुई बारिश की वजह से यहाँ भारी बारिश हुई है, जिसके कारण ठंड ने जोर पकड़ लिया था। लेकिन अलबत्ता लोगों को कुछ हद तक आप देखिए किस तरह से ठंडक का एहसास भी आज जरूर हुआ है। जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में मंगलवार देर रात को गरज के साथ छींटे पड़ने का सिलसिला शुरू हो गया और रात भर रुक रुक कर बारिश होती रही। वहीं आज सुबह से ही आसमान पर बादलों और सूर्य देवता के बीच यहां लुका छिपी का खेल चलता रहा और बारिश न होने की वजह से लोगों ने यहां राहत की सांस जरूर ली है। मौसम विभाग की माने तो आज मौसम के तेवर यूं ही बिगड़े रहेंगे और कल यानी वीरवार को राहत मिल सकती है। 2-4 दिन पहले तो ऐसे महसूस होने लगा था कि गर्मी अभी आ जाएगी और सूर्य देवता अच्छी तरह से निकल रहे थे, और 2 दिन से भी ऐसे हो रहा है कि मौसम बिल्कुल चेंज हो गया है। श्रीनगर वगैरह में बर्फबारी का कहर पड़ा हुआ है और मैदानी इलाकों में ठंड दोबारा से आ गई है। लोगों ने जैकेटें वगैरह अंदर रखी थी, अभी दोबारा पहनने की जरूरत पड़ गई है। तो मौसम पहले से अभी काफी बदलाव कर रहा है। इससे क्या है, छोटे बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। छोटे बच्चे बीमार हो सकते हैं और ठंड है जो दोबारा आ रही है। थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ था, धूप भी अच्छी खिल रही थी, उसकी वजह से लोगों ने जैकेटें, गर्म जैकेटें त्याग दी थी, हाफ जैकेट पहन रहे थे, कुछ तो शर्ट में भी घूम रहे थे। पर 1-2 दिन में ये मौसम ने ऐसी करवट ली कि थोड़ा ठंडा हो गया। सभी ने फुल जैकेटें निकाल ली, मेरी तरह गर्म टोपी निकाल ली। तो मौसम विभाग तो कहता है कि भी 1-2 दिन बारिश रहेगी, उसकी वजह बाद में हो सकता है कि मौसम ठीक हो जाए। अभी तो काफी ठंड है, ठंड महसूस हो रही है। देखते हैं, अभी 2-4 दिन ठंडा रहेगा, उसके बाद मौसम ठीक हो जाएगा। पहाड़ी इलाकों में काफी बर्फबारी हो रही थी, पता चला था, तो मौसम काफी ठंडा हो गया। तो मैदानी इलाकों में बारिश ने ठंड बढ़ा दी है, तो इस समय मतलब कि थोड़ा ठिठुरन वाला हिसाब है। अलाव तो किसी ने जलाया नहीं है, फिर भी ठंडक बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ठंड है। भारतीय जनता पार्टी की जम्मू में आज हुई कार्यकारिणी में जम्मू कश्मीर में भविष्य में होने वाले चुनावों की तैयारियों पर चर्चा की गई और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यकारिणी में विधानसभा चुनावों में 50 से ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए रणनीति बनाई गई। रविंदर रैना ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी ये लक्ष्य हर हाल में हासिल करेगी और जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री भी भाजपा का ही बनेगा। कार्यकर्ताओं की मीटिंग है और उसमें हम आने वाले दिनों में जितना भी हमारा चुनावी प्रक्रिया होगी, चुनाव की तैयारी की दृष्टि से हम इस समय कटिबद्ध हैं और उस मिशन मोड में आ चुके हैं। हमारा हर एक वर्कर कार्यकर्ता इस चुनावी राजनीति के मैदान जंग में 50 से अधिक सीटें जीतकर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, जम्मू कश्मीर में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बने, ये हमारा लक्ष्य है। तो जम्मू के साथ सटे बिजनौर इलाके में अपराधियों को पुलिस का कोई डर खौफ नजर नहीं आ रहा है। बिजनौर में आज सुबह चोरों ने जहां तहसील परिसर के बाहर से ही लगातार दूसरे दिन एक बाइक को उड़ा लिया, वहीं इस वारदात में महज कुछ ही घंटों के बाद यहां गुंडा तत्वों ने भी भरे बाजार में एक किशोर के साथ मारपीट कर दी और उसके गले से सोने की चेन उड़ा ली। और बिजनौर के अपराधियों के अंदर आप देखिए किस तरह से ये हालात देखने को मिल रहे हैं। बिजनौर में अपराधियों के बोलबाले नजर आ रहे हैं और लोग इससे सख्ते में आ गए हैं और पुलिस भी आंखों पर पट्टी बांधकर लंबी ताने सोई हुई है। उन्हें सीधा मैंने पूछा कि की चक्कर है, कितने चक्कर उन्होंने मेरे चैन हाथ पाया इतने, तो चैन हाथ पाया, चैन ला गया मेरी, अद्धी ले आ गया, अद्धी मेरे को आ गया। तो उन्होंने मैंने एक मुड़ा मेरे को, तो उन्होंने मैंने सन मारिया, ठीक है, टाइप कर तो जिसले मैं छुड़ाने की कोशिश की तो नट गए, तो बेआ मीडिया वाले गया वीडियो बनाते उन्होंने कहता तो बेन कहते तू सू जान नहीं होगा बहुत, तेन भी पढ़ देंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो इन्हें चला नहीं, जिसले इकट्ठे हुए ना सारे बाजार से, तो नट गए। तो
तो पिछले 7 दशकों से ज्यादा समय से यहाँ किराएदार की जिंदगी जी रहे यहाँ कस्टोडियन की संपत्ति में रह रहे लोगों ने सब्र का पैमाना अपना बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर दिया है। सब्र करते हुए नजर नहीं आ रही है। उनका सब्र का पैमाना कहीं न कहीं आज छलक गया है। मालिकाना हक दिए जाने की मांग कर रहे ये लोग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहे हैं, जिन्होंने आज जम्मू की डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा से मुलाकात कर उन्हें डिवकॉम जम्मू के नाम एक ज्ञापन सौंपा। यहां पर पूर्णिमा शर्मा के मुताबिक उनकी कल यानी वीरवार को डिवकॉम के साथ बैठक होने जा रही है, जिसमें इन लोगों की मांग पर चर्चा की जाएगी और उम्मीद है कि कस्टोडियन डिपार्टमेंट को जल्द खत्म कर इन्हें मालिकाना हक दिया जाएगा। इनकी एक ही अपेक्षा है, एक ही गुहार है अपने गवर्नमेंट के प्रति। हमारे माध्यम से एक भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता होने के नाते से मैं भी यही चाहती हूं कि हमारा जो कस्टोडियन डिपार्टमेंट है वो खत्म हो जाना चाहिए। इन जॉइंट एक्शन जो कमेटी है इनकी भी यही डिमांड है और जो मालिकाना हक है उस प्रॉपर्टी के जो 70-75 सालों से वहां पे बैठे हैं उनको दे दिए जाने चाहिए, चाहे उनकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है चाहे उनकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है। हमारी डिवकॉम साहब राघव लंगा जी से मेरी बात हो चुकी है। कल पूरी टीम के साथ हम उनको मिलेंगे ताकि गवर्नमेंट लेवल पे इसकी मूवमेंट जो स्ट्रांग होके शायद इसका फैसला यही स्तर पे होना है, तो वो मालिकाना हक इनको जल्द से जल्द मुहैया हो ऐसा प्रयास करेंगे। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत एक बार फिर से समाज के प्रति अपना दायित्व निभा दिया है और कठुआ पुलिस ने आज एक शिविर लगाकर दिव्यांगों को व्हील चेयर मुहैया करवाकर उन्हें बड़ी राहत पहुंचाई है। कठुआ पुलिस द्वारा 20 लोगों को व्हील चेयर दी जानी है और जिनमें से 10 दिव्यांगों को आज ये सुविधा दे दी गई। सिविक एक्शन प्रोग्राम जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से बड़े सालों से चलाया जाता है, जिसमें हम सोसाइटी के अलग अलग लोगों को मदद करते हैं। इसमें हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करते हैं, यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम्स होते हैं और हमने कठुआ में ये देखा कि बहुत सारे लोग विकलांग लोगों को भी ज़रूरत है जिनको व्हील चेयर्स की ज़रूरत है, तो इसलिए हमने 20 व्हील चेयर्स परचेज की हैं सिविक एक्शन प्रोग्राम में और वो हम कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग विकलांग लोगों की मदद के लिए उनको फ्री दे रहे हैं। उसी कड़ी में आज 10 लोग आए थे जिनको हमने 10 व्हील चेयर्स डिस्ट्रीब्यूट की हैं। जे&के पुलिस का हमेशा से ये एंडेवर रहा है कि सिविक एक्शन प्रोग्राम में सोसाइटी के अलग अलग तबके में हम जाके लोगों की मदद करें और स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ साथ आज हमने ये विकलांग लोगों की भी मदद की है। सर ये क्या सिर्फ कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग तहसील के थे, कुछ लोग बसोली के भी हैं, कुछ मड़ीन के हैं, कुछ हीरानगर के हैं। जितेंद्र को बाद में स्टेट डिपार्टमेंट के डेली वेजरों ने यहां चेतावनी दे दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो अपनी हड़ताल को 72 घंटे और आगे बढ़ा देंगे और कार्यकाल पूरी तरह से यहां पर आप देखिए किस तरह से ठप होता हुआ नजर आएगा। कार्यालय परिसर पर धरने पर ये लोग बैठ गए हैं और इन डेली वेजरों का कहना है कि आंदोलन करने के बावजूद प्रशासन का कोई भी अधिकारी उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा है। उन्होंने बताया कि विभाग के नियमित मुलाजिम भी उनका साथ दे रहे हैं और अगर अब भी अधिकारी न जागे तो वो इसके खिलाफ उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। तो हम निर्णय ले लेंगे और 72 घंटे की स्टाक और आगे ले जाएंगे। इसके लिए जो भी हमारा जो मैसेज जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी गवर्नमेंट बैठी है वो जिम्मेवार होगी। जहां आने वाले टाइम में जो भी हम उग्र प्रदर्शन का देंगे एक मैसेज वो उसकी जिम्मेवारी जो सरकार होगी। तो आपकी माध्यम से यही कहना चाहते हैं हम कि हमारी स्टाक का रुख कुछ और ही तरीके का होगा। जो आने वाले टाइम में जो हमारे सेनेटर साहब हमारे वो आने वाले जो भी चीफ सेक्रेटरी माननीय जो बैठे हुए हैं वो भी जिम्मेवार होंगे। हमारे स्टेट डिपार्टमेंट में कैबिनेट डिसीजन होने के बावजूद 446 जो मुलाजिम दर दर की ठोकरें खा रहा है और बंगलों कोठियों में काम कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं ले रहा वो ना तो है। तो आपकी माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि 72 घंटे की स्टाक जो भी है जो हम आगे ले जाएंगे। अगर हमें कोई मैसेज नहीं आया तो हमारे साथ परमानेंट स्टाफ भी बैठने को तैयार है। जय हिंद जय भारत। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई ने इस बार फिर श्री अमरनाथ जी की यात्रा को लेकर प्रशासन द्वारा किए जा रहे इंतजामों की सराहना करते हुए अपनी कुछ मांगों को भी यहां पर सामने रख लिया है। इकाई के प्रदेश अध्यक्ष जो कि मनीष साहनी हैं, उन्होंने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन मांगों का हवाला देते हुए उपराज्यपाल प्रशासन से इन पर गौर करने की अपील की। चलिए आपको दिखा देते हैं क्या कुछ कहते हुए नजर आए।
साथ ही जितने भी आधार शिविर बनाए गए हैं अमर यात्रा को लेकर, उन तमाम आधार शिविरों पर मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए। देखिए, पहलगाम एक मुख्य आधार शिविर है, वहां से लगातार हमें जानकारियां मिल रही हैं कि वहां पर पहलगाम के अंदर निर्माण कार्य पर पूरी तरह से रोक है। होटल वहां चाहे व्यवसायिक निर्माण कार्य हो, निजी निर्माण कार्य हो, वहां पर रोक लगाई गई है। उसको जल्द से जल्द उस रोक को खत्म किया जाए और जो पिट्ठू और घोड़े वाले हैं, पिट्ठू वाले हैं और बाकी जो टैक्सी चालक हैं और जितने भी पर्यटक से जुड़े हुए व्यवसायिक से लोग हैं, उन सबको एक विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए, क्योंकि पिछले 3 सालों से यात्रा नहीं होने के कारण वह भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। और एक जो हमारी मांग है कि जितने भी आधार शिविर हैं या यात्रा के अंदर जितनी भी व्यवस्था की जाती है, टेंटों की, गाड़ियों की, उन सब व्यवस्थाओं में स्थानीय लोगों को जो है सबसे पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो कोरोना महामारी के वजूद में आने पर अपनी जिंदगी में पहली बार ऑनलाइन पढ़ाई के दौर से गुजरने वाले स्कूली बच्चों को अब फिर से ऑफलाइन मोड में आने से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादातर बच्चों को लिखाई का अभ्यास नहीं रहा और उनकी हैंडराइटिंग भी बिगड़ गई है, जिससे उन्हें मुश्किलें अब झेलनी पड़ रही हैं। दूसरी ओर करीब 2 सालों तक ऑनलाइन पढ़ाई करने के बाद अब यहां पर कक्षाओं में बैठकर सबक पढ़ने में भी उन्हें मुश्किल आ रही है। लेकिन यहां दाद देनी पड़ेगी उनके गुरुओं यानी टीचर्स को, जो बच्चों को मानसिकता से पूरी तरह से उभारने में लगे हुए हैं, बच्चों की मानसिकता से भली भांति वाकिफ हैं और उनकी दिक्कतों का हल करने में जुटे हुए हैं। थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पर जो हमारी टीचर्स हैं वो काफी अच्छे से समझा देती हैं जो प्रॉब्लम्स होती हैं बीच में। हाँ, पर हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा स्लो हो गई हमारी। ऑनलाइन में उतने जल्दी हम करते नहीं थे, जो अब ऑनलाइन से ऑफलाइन आए हैं तो टीचर्स काफी अच्छे से चैप्टर रीड करवा रही हैं, अच्छे से लिखना प्रैक्टिस करवा रही हैं, स्पेलिंग्स जो मिस्टेक्स होती हैं काफी अच्छी तरीके से समझा रही हैं। वैसे ऑनलाइन में काफी ज्यादा मतलब जितना समझना चाहिए उतना तो आ नहीं रहा था, पर अभी जब आए हैं तो टीचर्स काफी अच्छे से समझा रही हैं चैप्टर्स, सिलेबस, और उसके अकॉर्डिंग ही मोटिवेट करने के लिए जो स्टोरीज सुनाती है टीचर्स, वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है मैम का। तो वो मैम जो एक चैप्टर कराती है तो उसके साथ आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको और बढ़ावा देने के लिए, आपको अच्छे से स्ट्रांग बनाने के लिए मैम स्टोरी सुनाती है उसके रिलेटेड, तो वो बहुत अच्छा लगता है। ऑनलाइन वीडियो मैम भेजती थी, वीडियो कॉल पे बातें करती थी तो काफी ज्यादा मतलब अच्छा नहीं लगता था। और जो सामने सामने बातें करते हैं हम मैम से, कई सारे न्यू वर्ड्स जानते हैं तो काफी अच्छा लगता है, इंटरेस्ट आता है कि और पढ़ना है और करना है। हाँ जी, किन्हीं बच्चों को लिखने में बहुत ज़्यादा तकलीफ आ रही है, जैसे कि वो स्पेलिंग मिस्टेक बहुत कर रहे हैं या फिर वो लिखने में उनको स्पेलिंग बोलने में भी मुश्किल आ रही है बहुत ज़्यादा। और कोई बच्चे तो लिखने में इरिटेशन फील करते हैं, जैसे कि अब उनको लिखने से जैसे सिर दर्द टाइप होती है वो, क्योंकि जिन बच्चों ने नोट्स नहीं बनाए हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है ऑनलाइन आने में। लेकिन ये रूटीन ठीक हो जाएगी साथ साथ ही, जैसे स्कूल आते रहेंगे तो उसके साथ साथ ये सब ठीक हो जाएगा। हाँ, उनकी स्पीड में काफ़ी फ़र्क आया है, क्योंकि जैसे 2 साल का गैप रहा बीच में, तो 2 साल से बच्चे नहीं कुछ भी लिखा, जिन्होंने नहीं नोट्स बनाए, होमवर्क साथ साथ नहीं किया है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा गैप आया होगा, उनकी स्पीड भी मेंटेन पूरी नहीं हो पाई होगी। जैसे वो लिखते हैं, हैंड राइटिंग में भी बहुत फ़र्क आया हो रही है, क्योंकि जिन बच्चों ने तो हैंड राइटिंग बिल्कुल बनाई नहीं है, हैंड राइटिंग की वजह से भी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा टीचरों को, और स्पेलिंग भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रही है, क्योंकि बच्चों ने कुछ पढ़ा ही नहीं है पिछले साल पूरा। सर, वो तो क्लियर है कि बच्चों को दिक्कत तो आ रही है, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई में बहुत फ़र्क है। तो आज बच्चे हमारे पास 2 दिन से आ रहे हैं जूनियर क्लासेस के, तो हम देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो सही तरीके से लिख नहीं पाते, सारे नहीं पर कुछ। तो छोटे बच्चों में खासकर ये दिक्कत थी, जैसे हम ऑनलाइन उनको ये काम वगैरह सेंड करते थे तो बच्चे कहते थे हमारे पेरेंट्स के पास फ़ोन है, मैम हमारे पास फ़ोन नहीं है, तो बच्चों को ये कहीं ना कहीं मुश्किल आ रही थी। अब ऑफलाइन में ये हुआ कि बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, डोट्स भी क्लियर हो गए हैं, तो फेस टू फेस पढ़ाने में और ऑनलाइन में बहुत बड़ा अंतर है। सर, वो ऐसा है कि हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हम टीचर्स हैं, हमारा काम है बच्चों को पढ़ाना, तो देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड टॉट। तो बच्चों के बगैर हम अधूरे थे, हम पूरी कोशिश करेंगे, अपने 24 आवर्स भी उनको हम दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। स्कूल में ऑफलाइन, घर से ऑनलाइन भी कभी बंदा कोशिश करता है बच्चों के लिए, हम उनको पढ़ाएंगे। वो जो उनकी जो स्पीड नहीं बन रही है लिखने में, तो हम कोशिश करेंगे कि बच्चे अच्छे से फिर से उसी पटड़ी पर आ जाएं, अच्छे से वो अपनी राइटिंग कर सकें। 2 साल बच्चा ऑनलाइन रहा, घर में रहा, तो बहुत सारी दिक्कतें, अब स्कूल में आया तो काफी सारी दिक्कतें हैं। जैसे बच्चा बहुत सारी जगह मैंने देखा कि लिखना पढ़ना तक बच्चा उस तरह से उस एफिशिएंसी से नहीं कर रहा।
अभी 8th क्लास का भी मैंने कल देखा एक बच्चा, तो कॉपी देख रहा था मैं उसकी, तो जनरली इंग्लिश मीडियम स्कूल में 4 सब्जेक्ट्स इंग्लिश में होते हैं, तो हिंदी में इवन बच्चा 8th का मात्रा ज्ञान तक उस तरह से परफेक्शन से नहीं दे रहा था। तो ये काफ़ी बड़ी दिक्कत है, बच्चा उस स्पीड से पढ़ नहीं पा रहा, क्योंकि अब जो क्लास में रीडिंग्स वगैरह बच्चों को करवाई जाती थी वो उस तरह से अब घर में तो बच्चे ने की नहीं। बच्चा काफ़ी सारी चीज़ों में लापरवाही करता रहा, या और भी बड़े सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, शायद उस तरह का जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसको घर में ऑनलाइन फैसिलिटी, वो एंड्रॉयड फ़ोन या टैबलेट चाहिए था, हो सकता है उसको उस तरह से ना मिला हो। लेकिन फिर भी काफ़ी सारी कमियां जो ऑनलाइन एजुकेशन में रही हैं, आई होप कि ऑफलाइन में वो सारी कवर हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल हैं दिक्कतें काफ़ी सारी हैं। बच्चा अब उस तरह से स्पीडी लिख नहीं पा रहा, क्योंकि उसने 2 साल से लिखा ही नहीं। अभी जो यूनिट टेस्ट वगैरह वो भेजते थे घर में, वो महीने में 1 आध बार या 2 महीने में 1 बार लिखा, तो उतनी इफेक्टिवली जितना क्लासेस में होता था वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो ज्वाइंट एक्शन कमेटी रिजर्व कैटेगरी जम्मू कश्मीर की ओर से जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां आरक्षित वर्ग के अधिकारियों का हनन और साथ ही ये अधिकारी नहीं है, अधिकार हैं, अधिकारों का हनन और कुछ फैसले जबरदस्ती उन पर थोपे जाने का आरोप लगाया गया। इस दौरान उन्होंने परिसीमन आयोग के ड्राफ्ट पर भी सवाल उठा दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि जो रिपोर्ट पेश की गई है उनमें जिन इलाकों में सीटें रिजर्व थी उनको तोड़ दिया गया और इसलिए वे परिसीमन आयोग की रिपोर्ट का विरोध करते हैं। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कुछ एक मुद्दों के बेस पे हम कर रहे हैं, जिनमें से कुछ एक मेन मैं आपसे शेयर करूं कि ये अक्सर देखने में आया है कि यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं SC ST OBC के, आई मीन टू से रिजर्व्ड कैटेगरीज के, वो आए दिन जो है वो वायलेट हो रहे हैं। और फिर ऐसे कोई अनलॉफुल जो है या बिना सोच समझ के बनाए हुए लॉज जो हैं वो हमारे जहाँ पे थोपे जा रहे हैं, जिसका मैं ताज़ा तरीन उदाहरण आपको दे सकता हूँ। जो डिलिमिटेशन कमीशन का ड्राफ्ट रिपोर्ट है, ये पर टेलर मेड रिपोर्ट है। डिलिमिटेशन कमीशन का ड्राफ्ट है, इसे हम बड़े जोर से रिजेक्ट करते हैं। ये बनाते वक्त इन्होंने पता नहीं किस हिसाब से जो है ये बना दिया है। नंबर 2 जो है मैं कहूँगा इसमें कि ये जो डिलिमिटेशन कमीशन ने जो नई बाउंड्रीज या हदबंदी की है, उसमें जो वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो पहले से शेड्यूल कास्ट से डोमिनेटेड थी, इन्होंने उनको भी तोड़ दिया है। हम डिमांड करेंगे कि वो तमाम ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो डोमिनेटेड है बाय द शेड्यूल कास्ट, जिनमें से मैं कुछ एक नाम गिनूंगा, जैसे कठुआ है, सांबा है, विजयपुर, आरएसपुरा, बिश्नाथ, जम्मू वेस्ट एंड उधमपुर, इनको क्या जरूरत थी? इनका भी इन्होंने ऐसा बाइफर्केशन करके दिया है कि हमारा तोड़ मोड़ के जो है वो हमारा नंबर जो है उसे बिगाड़ के रख दिया है। फिर हम चाहेंगे, इन्होंने हमें 7 सीटें जो हैं वो रिजर्व रखी हैं SC के लिए। हमारी सीटें जो हैं एज पर द पॉपुलेशन हमारी कोई तकरीबन 12 सीटें बनती हैं। या तो हमें वो 12 असेंबली सीट्स दे दें, नहीं तो ये जो व्हाट इज द फन ऑफ कीपिंग दिस पॉलिटिकल रिजर्वेशन, इसे जो विड्रॉ कर लें। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।